एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आप सब एक बात जानते हैं कि कोई बाह्य एक वृत्त है, तो इसके बाहर अगर कोई बिंदु है तो इससे खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। देखिए 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और अगर किसी वृत्त पर ही कोई बिंदु स्थित है तो उससे खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। और अगर वृत्त के भीतर कोई बिंदु स्थित है तो इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, कोई वृत्त है उसके बाहर एक बिंदु, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इससे वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त पर है तो 1। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 2। इसके बाद लिखा है 7, -3 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो आप सब जानते हैं कि भाई ये x का मान है, ये y का मान है। तो y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बता देंगे और x अक्ष की दूरी पूछे तो y का मान बता देंगे। तो 7 हमारा ये सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद लिखा है कि p sin थीटा बराबर क्यों cos थीटा, तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो कोसेक थीटा का मान आप लोग निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि p sin थीटा बराबर है क्यों cos थीटा। तो इस तरह से, तो देखिए cos थीटा को इधर भेजिए और p को इधर भेजिए। तो p इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो क्यों बटे p हो गया। और जब p इधर आ गया तो इधर बचा sin थीटा, और sin थीटा और cos थीटा इधर आएगा तो बटे में जाएगा। और आप सब जानते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा का मान निकला क्यों बटे p। और आप सब जानते हैं tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला आधार है। और इस वजह से अगर हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो लंब का मान हो गया क्यों, और आधार का मान हो गया p। तो आप सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा p² प्लस q²। तो इस तरह से हमने कर्ण का मान निकाल लिया। और फिर आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान बताइए। तो आपसे कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा। तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है आपसे, तो चलिए निकालते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से कर्ण का मान आप लोग देख लीजिए क्या है, p² प्लस q² और बटे में क्या होगा, लंब होगा। तो लंब हमारा क्या है, क्यों है। तो यही हमारा ऑप्शन सही है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला p² प्लस q² अंडर रूट में है और इसके बाद में बटे में क्यों है। तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। देखिए tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, tan 88 अंश इस तरह से दिया है। अब देखिए tan 1 अंश और tan 89 अंश, इन दोनों को ध्यान से देखिए। देखिए tan 1 अंश तो है ही, tan 89 अंश को लिख सकते हैं tan 90-1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब सोचिए आप, tan 1 अंश यहाँ लिखा है और tan 89 को क्या लिख सकते हैं, tan 90-1। तो 90-1 लिख सकते हैं। देखिए 89 हो जाएगा और tan की जब tan है 90-1 89 हो जाएगा। tan 90 को जब हटाएगा तो tan बदल जाएगा cot में, और cot 1 अंश आ गया। और cot 1 अंश का मान होता है 1/tan, और 1/tan ये बराबर से tan ये कट जाएगा और इस तरह से सारा का सारा कटता चला जाएगा। तो अंत में हमारा आंसर ये आएगा। इस वजह से देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए tan 89 से tan 1 कटेगा, tan 88 से 2 कटेगा, इस तरह से सारा का सारा कटता चला जाए तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्योंकि मूल बराबर हैं। तो आप सब जानते हैं कि मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, यानी विविधकर हमारा शून्य होता है। तो क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, लिखा है 3x² प्लस 5x माइनस क्यों बराबर 0। अब आप सब जानते हैं दिया है कि मूल बराबर है, तो लिख सकते हैं कि चूंकि मूल बराबर है और जब मूल बराबर है भाई तो इसका मतलब क्या होगा कि b² माइनस 4ac बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए b का मान क्या है, तो +5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 बीच में गुणा, ये का मान दिया है 3 और c का मान दिया है माइनस क्यों बराबर 0। अब देखिए जब मूल बराबर होगा तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ये आप सब जानते हो। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 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 का गुणा प्लस हो गया, 4 12 क्यों हो गया, और इसके बाद 0 हो गया। अब 25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, फिर 12 आएगा बटे में, तो क्यों बराबर हो जाएगा -25/12। तो इस तरह से हमने क्यों का मान निकाल लिया और आप सब देख सकते हैं हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद लिखा है समांतर श्रेणी, इसका 11वां पद कौन सा होगा। तो 11वां पद निकालना है, तो चलिए 11वां पद भी निकाल देते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, देखिए हमें जो AP दिया है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है वो -62
-62, कामा डॉट डॉट 7, कामा 10 का 11वां पद। तो 11वां पद पूछ रहा है, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है और an का मान दिया है 10। जो लास्ट पद होता है यही an होता है। तो n का मान 10 दिया है, ये का मान दिया है -62 और d का मान दिया है, तो d का मान -62 में से -62 करेंगे तो +62 हो जाएगा और 62 में से 59 घटेगा तो 12 में से 9 गए 3, यानी 3 आएगा हमारा d का मान। देखिए इसमें से इसको घटाते हैं, किसी भी पीछे वाले संख्या को लेकर माइनस इसको कर दीजिए, तो देखिए -59 करेंगे और -62 में से जब माइनस कर देंगे और किसको -62 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +62 है, अब प्लस वाला ज़्यादा है तो इसलिए 3 आएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे तो an बराबर n माइनस ये प्लस, अब ये का मान क्या है -62, ये प्लस n -1 इंटू डी, तो n -1 इंटू डी, तो ये हमारा फार्मूला लग गया। देखिए an बराबर होता है ये प्लस n -1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो -62 इधर जाएगा तो +62 हो जाएगा, इस तरह से 72 हो जाएगा और इधर हो गया 3n -3, अब -3 इधर जाएगा तो 75 हो गया, 72 3 75 हो गया और बटे में 3 इधर आएगा तो 3 से काटेंगे 75 को तो कितना 25 75, तो n का मान हमारा 25 आ गया। तो n का मान क्या आ गया भाई, आपका 25 आ गया। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है। देखिए यहाँ पर 11वां पद आपसे पूछ रहा था, तो 11वां पद हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो 11वां पद यानी कि हमने निकाल लिया है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो कुल पदों की संख्या इस श्रेणी की निकली है भाई। तो 11वां पद अभी भी हमारा नहीं निकला, तो एक बार फिर से इसी फार्मूले को लगाना पड़ेगा हमें। देखिए हमें पता चल चुका है कि n का मान इस क्वेश्चन के लिए कितना है, तो n का मान पता चल गया। d का मान हमें पहले से पता है 3, d का मान 3 है, ये का मान भी हमें पहले से -62 है। अब कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर 11 लेकर an का मान ज्ञात करना है। इसमें 2 बार फार्मूला लगाना था, तो फिर से लगा देंगे आप लोग, तो हो जाएगा an बराबर ये प्लस n -1 यानी 11 -1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा और -62 आ गया प्लस 11 में से 1 10 10 या 30 और इसमें से घटा देंगे तो -32 आ जाएगा। अब ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, तो -32 आ गया। इसमें 2 बार लगाना था भाई आपको, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। लिखा है p बराबर 0.05, तो पी ई का मान होगा, इसमें क्वेश्चन गलत दिया है भाई, पी ई नहीं का मान होगा, इससे पूछना चाहिए। तो नहीं का मान होगा क्या 0.05, एक में से घटा देते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो प्रायिकता किसी चीज़ का दिया है तो उसके ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, तो उसे एक में से माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो 3 5 8, 8 नीचे आ गया भाई, 8 नीचे आ गया। देखिए 3 5 8 नीचे आ गया। इस थैले में से एक की यादृच्छिक निकालिए तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो लाल वाला कितना है, लाल वाला 3 है, तो 3 ऊपर हो गया, तो 3/8 हमारा ऑप्शन सही हो गया। देखिए इसके बाद में लिखा है डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, तो सी ई की माप बताइए। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1.3 बटे 3.9 और 1.5 बटे में आपका सी ई है, तो सी ई नीचे लिख दीजिए। अब देखिए इसका तिरछा गुणा कर लीजिए, तो सी ई और 1.3 का गुणा होगा, या 1.5 को इधर भेजिए, तो सी ई का गुणा कर लीजिए आप, तो सी ई और 1.3 का गुणा होगा तो 1.3 गुणे सी ई हो गया, और बराबर 3.9 का 1.5 में गुणा होगा तो 3.9 गुणे 1.5 हो गया। अब 1.3 को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, देख लीजिए बटे में आ गया 1.3, अब 13 39 इस तरह से आ गया, और 15 45, तो 45 4.5, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। देखिए 15 कितना होता है 45, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही हो गया। सॉरी 0.3 नहीं रहेगा, केवल 3 रहेगा, तो 13 39 होगा, और 1.5 का 3 में गुणा होगा तो 4.5 आ जाएगा। इस तरह से अगला देखते हैं आप लोग, लिखा क्या इसमें कि यम एन यल, पहले यम लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर यल लिखा है। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर लिखा है, ये तीसरे नंबर पर लिखा है। पी क्यू आर तीनों में कोण यम कोण क्यू बराबर 70 अंश है। तो देखिए भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, और यम एन 3 सेंटीमीटर, यम एन 3 सेंटीमीटर,
तो इसमें चित्र में भी दिख ही रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो देखिए भाई, जो काम इसमें ये वाला कोड कर रहा है वही काम इसमें ये वाला कोड कर रहा है। तो जब ये वाला काम ये वाला कोड कर रहा है, और सोचिए इसमें भुजा का मान कौन सा दिया है, तो आप लोग सेटिंग बैठा सकते हैं। देखिए इसमें से जो काम यन कर रहा है, जो काम यम कर रहा है, वो काम इसमें क्यों कर रहा है, तो यम की जगह पर क्यों होना चाहिए। तो देखिए यम जो काम कर रहा है इसमें 70 अंश, वही काम यहाँ पर क्यों कर रहा है, तो यम की जगह पर क्यों कहा है। अब देखिए यहाँ पर यम बीच में है, तो यहाँ क्यों बीच में होना चाहिए, नहीं है। यहाँ यम बीच में, यहाँ क्यों बीच में नहीं है। यहाँ यम बीच में है, क्यों होना चाहिए, तो है। तो यही वाला सी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए जो काम इसमें यम 70 अंश है, और क्यों भी यहाँ पर 70 अंश दिया है, तो यम 70 अंश दिया है, क्यों 70 अंश दिया है, और कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यम जहाँ जिस स्थिति पर हो उसी स्थिति पर क्यों होना चाहिए। तो देखिए यम भी बीच में, क्यों भी बीच में, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ कितना होगा। तो इसका पृष्ठ कितना होगा, तो कुल पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर होता है। अब 4 हो गया, बीच में पाई हो गया, और आर की जगह पर 1/2 सेंटीमीटर लिखा है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब 4 से 4 कट गया तो पाई बचा, तो यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉरी, हमारा व्यास दिया है, ये व्यास कह रहा है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो इसमें 1/2 का भी गुणा करवाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी पाई/4 हो जाएगा हमारा। 4 से 4 कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी तो 4 से 4 कट गया, 1 4 बच गया, तो ये पाई/4 हो जाएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप कितनी होगी। तो संगत चाप का माप ज्ञात करने का फार्मूला आप सब जानते हैं, क्या होता है देखते हैं। देखिए इसमें आपसे कह रहा है, देखिए चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप बराबर होता है θ/360 गुणे 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। तो थीटा का मान दिया है 30 अंश बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान पाई ही रखते हैं, और आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 0 से 0 कटा, 12 3 36, और 6 दूना 12, और 2 से 2 कट गया, तो पाई हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो देखते हैं इस तरह से पाई हमारा ऑप्शन सही हो गया। लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली एक रेखा वो क्यू 12 सेंटीमीटर पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है भाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ध्यान में रखना है। लिखा है इस पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, इस पर एक बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई, और जिसका मान क्या है, पी क्यू है, और केंद्र मान लेते हैं वो है। तो पी क्यू और केंद्र वो से एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है, चलो इसको मिला देते हैं भाई। और यदि वो क्यू का मान वो क्यू यानी कि ये वाला बिंदु क्यों है, ये वाला वो है, वो क्यों कितना है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। और पी क्यों की माप ज्ञात कीजिए, ये पी है भाई, ये पी है। तो पी क्यों की माप ज्ञात करनी है, और ये तो 5 दिया है, तो 12 है, ये 5 है, तो सोचिए कितना होगा। अब जानते हैं आप लोग कि ये 90 अंश का कोण है, 90 है, तो 12 बरे में 144, 144 में से अगर आप 5 और 25 घटाएंगे तो 14 में 5 ये 9। देखिए इसमें पाइथागोरस आप लगा सकते हैं, ये कर्ण हो गया, और ये आधार या लंब मान लीजिए, और इसकी माप ज्ञात करनी है आपको। तो कैसे निकलेगा, तो 14 में 5 ये 9, और ये बचेगा 13, 13 में 2 ये 11, तो 119, यानी अंडर रूट में 119 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। लिखा है दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आप बड़े अच्छे से जान सकते हैं, 26 होगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यदि इसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर, तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक बेलन है भाई, एक बेलन है, और बेलन की त्रिज्या दी है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेलन का है, तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं कि भाई बेलन का क्वेश्चन है, और इस बेलन की त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 है, ऊंचाई दिया है 8.4, तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है इसका। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है भाई, वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ये हमारा फार्मूला होता है। और देखिए 2 हो गया, बीच में पाई का मान रखना नहीं है, पाई के रूप में दिए हैं, आर का मान 3.5 दिया है,
और यच का मान दिया है 8.4। अब केवल आपको गुणा करना है और जब आप इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा गुणा, 58.8 आ जाएगा। इसके बाद में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है भाई, देखिए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और इसके त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, ये 60 अंश है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो आप सब जानते हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो थीटा की जगह पर 60 रखेंगे हम लोग, बटे 360 है गुणे पाई और आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 0 से 0 कटा, 6 6 36 और 4 का स्क्वायर होता है कितना, तो कितना आ गया यहाँ पर 1/6 गुणे पाई और गुणे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा तो 3 दूना 6 हो गया, 2 3 6 और 2 8 16, तो 8/3, तो 8 पाई बटा 3 हमारा आंसर आ गया। और 8 पाई बटा 3 ये कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद लिखा है द्विघात समीकरण इसका विविधकर होगा, तो विविधकर इसका निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर मान रखेंगे और देखिए बी की जगह पर 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4 गुणे ये की जगह पर यक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है वो ये है, तो यक्स की जगह पर 1 गुणे सी का मान -1। अब देखिए 1 माइनस 4 प्लस हो गया, 4 के 4, तो 4 1 5 आ गया, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर देखिए बी का मान क्या लिखेंगे, तो यक्स के आगे 1 है, 1 रख दिए, -4 इंटू ये की जगह पर कितना लिखेंगे, तो यक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 लिख दिए, और सी का मान कितना है तो -1 है तो -1 रख दीजिए, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके लिए लिखा है मूलों का योग ज्ञात कीजिए, तो मूलों का योग ज्ञात करेंगे तो मूलों का योग होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस किया, माइनस लगाइए और यक्स का गुणांक कितना दिया है, तो यक्स का गुणांक -4 दिया है, तो -4 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, तो 4 दिया है। अब सोचिए 4 से 4 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर कट गया तो कट कर कितना आ गया 1, तो +1 आएगा, यानी कि तो इस तरह से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित सारणी में से मध्य होगा, तो इसका मध्य कितना होगा, तो मध्य निकालते हैं हम लोग, फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए माध्य का जो इसमें बना है चार्ट, तो इस चार्ट को मैंने यहाँ पर कापी पर बना लिया है। 0 से 10 ये वर्ग अंतराल है और ये उसके सामने बारंबारता लिखा है। देखिए जब भी वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे और आपको माध्य ज्ञात करना हो, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसी को आप किसी तरह से निकालिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, यदि एक्स पता होगा तब निकलेगा। तो एक्स का मान निकालिए, 10 और 0 जोड़ दीजिए और आधा कीजिए, तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, आधा करेंगे 5 आएगा। ऐसे 20 + 30 का आधा 15 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स निकालना है ना, सिग्मा मतलब योग और एफ एक्स माने एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो एफ एक्स का गुणा करने पर निकलेगा, तो 5 × 20 हो गया। ऐसे 15 × 75 15 × 6 90 15 × 7 105 हो गया, और 25 × 5 125, ऐसे 35 × 8 तो 280 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 का 45 में 45 छक्का देखेंगे तो 45 × 90 और 90 × 3 9 × 27 270 आ जाएगा। इस तरह से अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब यानी एफ एक्स का सिग्मा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 2 2 4 8 4 12 12 1 13 और 13 7 6 7 1 8 800 आ गया। और इसके बाद में ये हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान, और सिग्मा एफ एक्स की जगह पर 800 लिख देंगे हम लोग बड़े आराम से। और इसके बाद सिग्मा एफ का मान निकालिए, तो सिग्मा एफ कैसे निकलेगा, देखिए सिग्मा एफ निकालना है, यानी एफ को जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 12 8 20 20 6 26 26 और 4 30, तो 30 आ गया ये। अब देखिए 800/30 आया, 0 से 0 कट गया, अब 3 से इसको काट दीजिए, तो 3/80 करेंगे, तो 3/80 अगर हम लोग कर दें, देखिए 3/80 अगर कर लें तो 3 दूना 6 हो गया, 2 0 3 6 18, तो 26 दशमलव कुछ आएगा, और 26 दशमलव में कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही 20 नंबर का आप लोग माध्यक निकालेंगे, और माध्यक का आप लोग जानते हैं कि माध्यक कैसे निकलता है। तो देखिए इन सबको पहले जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, जब इन सबको जोड़ेंगे तो 8 से 14 14 10 24 25 25 और 18, तो इतना हो गया, और 6 49 आ गया। अब 49 का आधा कीजिए, देखिए इन सबको जोड़ दीजिए फिर आधा कीजिए तो 49 आएगा।
49 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 24 दशमलव कुछ आएगा, 24 दूना 48, 24.5 आएगा। अब 24.5 आ गया। आप सोचिए 24.5 किस खंड में, तो इसमें 8 तक है, 8 से 14 हो गया, 14 और 10 24 यानी इसी में है, तो इसी में हमारा 24.5 पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा क्या है कि यदि बिंदु यक्स इतना के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, लगा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है कि भाई अगर हम यक्स कामा 5, एक बिंदु ये है और एक बिंदु है 2 कामा -3, इन दोनों के बीच की दूरी दिया है, बीच दूरी दिया है, ये दिया है 17 मात्रक। तो यक्स का मान पूछ रहा है आपसे, तो दूरी का सूत्र लगा दीजिए आप लोग। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। अब रख दीजिए। देखिए दोनों बिंदुओं में पहले को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लीजिए। आप इसको x1 इसको y2 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे, तब भी कोई पाप नहीं लगेगा आपको। तो दूरी का मान दिया है 17, तो दूरी का मान दिया है 17 बराबर अंडर रूट में दिया है x2 का मान कितना दिया है 2 माइनस x1 का मान क्या दिया है x का होल स्क्वायर करना है प्लस y2 का मान दिया है -3 फिर माइनस y1 का मान कितना दिया है 5 दिया है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए जब भी बराबर के इस तरफ कुछ भी ऐसे मतलब अंडर रूट में आ जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ का वर्क कर देते हैं जिससे अंडर रूट गायब हो जाए। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग होगा तो 289 हो गया, 17 17 289, और इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट, ये अंडर रूट से फ्री हो जाएगा, तो अंडर रूट से फ्री हो गया। अब इसको अंदर केवल जो बचा है वही है अंडर रूट, कुछ भी अंडर रूट में आपके सामने है, इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट बाहर हो जाएगा, अंडर रूट भाग जाएगा और केवल अंदर वाला चीज़ बचेगा। तो ऐसे ही इधर का स्क्वायर हुआ इधर का स्क्वायर, तो इधर का स्क्वायर 289 हो गया, इधर का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 की जगह पर 2 to 4 हो गया 4x। अब प्लस देखिए माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस जुड़ेंगे आपस में, तो -8 और 8 है 64 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण है तो यक्स का डबल मान आएगा। अब देखिए भाई क्या क्या बना हमारा, यक्स स्क्वायर बचा -4x बचा और 64 4 68 हो गया इधर, और 289 इधर आएगा तो -289 हो गया। तो इस तरह से इधर 0 बचेगा क्योंकि 289 इधर चला गया। अब इस समीकरण क्या बना, तो देखिए बराबर 0 इधर लगाए चाहे पीछे लगाए एक ही बात है। अब देखिए यक्स स्क्वायर -4x और माइनस बचेगा 221। अब देखिए आप लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो ये बैठ जाएगा 13 × 17 पर। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो देखिए माइनस यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा और माइनस वाला अधिक है तो घटाने पर भी 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड बैठ गया, और इसके बाद में इसी को हम आंसर कर देंगे। तो देखिए एक बार इसको लिखिए 13 और आगे प्लस है तो प्लस लगाकर यक्स कर दीजिए, फिर -17 है तो -17 लिखिए, आगे यक्स लगाकर कोष्टक कर दीजिए। इस ट्रिक से कभी तभी लगेगा जब यक्स स्क्वायर के आगे 1 होगा। अगर यक्स स्क्वायर के आगे कोई और अंक है तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते, तो फिर पूरा गुणनखंड करना पड़ेगा और उसको कॉमन सब लेना पड़ेगा। और अगर यक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो समझ लीजिए जिस पर आपका सेट हुआ, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 221 आएगा और घटा देंगे तो -4 आएगा, तो जिस पर सेटिंग बैठा है उसी को लिख दीजिए। देखिए +13 लिखा है +13 लिखिए, यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए, -17 लिखिए -17 लिखिए और यक्स लगाकर कोष्टक बना दीजिए। तो इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से यक्स का 2 मान निकला है, एक तो -13 निकला और यहाँ से एक तो निकला 17। तो इस तरह से यक्स का 2 आंसर निकल गया। देखिए मैंने कैसे लगाया, सबसे पहले तो 2 बिंदु है जिसके बीच की दूरी दी है, तो दूरी का फार्मूला मैंने लगा दिया, दूरी की जगह पर 17 क्योंकि दूरी का मान 17 दिया है, और फिर फार्मूला लगाए और फार्मूले में x1 x2 सब रख दिए, दोनों तरफ का वर्क करवा दिए, दो घात समीकरण बन गया, हल कर दिए और फिर ये 13 और 17 आ गया 2 आंसर, क्योंकि द्विघात समीकरण का 2 मान होता है। तो इस तरह से x का मान हमने निकाल लिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है ये 3 बिंदु है और संरेख है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए इसको भी लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि ये संरेख हैं, और अगर ये संरेख हैं तो संरेख हैं, और देखिए ये 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु से एक त्रिभुज बनता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देखिए 3 बिंदु आपको कहीं भी दिए हों, 3 बिंदु
तो या तो तीनों बिंदु एक लाइन में दिए होंगे, तो एक लाइन में दिए हैं तो ये संरेख हैं, और अगर एक भी नीचे ऊपर हुआ, जैसे मान लीजिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ नीचे हुआ, तो ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज बनेगा तो कुछ ना कुछ उसका क्षेत्रफल होगा, और अगर संरेख रहेगा तो क्षेत्रफल त्रिभुज का 0 रहेगा। अब सोचिए आप लोग, अगर 3 बिंदु दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी 3 बिंदु से जो त्रिभुज बनता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, इसके बाद में होगा x1 और 23, 31, 12 ये हमारा कोड होता है, तो 23 इस तरह से 23 लिखेंगे, 23 फिर 31 कैसे लिखेंगे? तो 31 कैसे लिखेंगे? यहाँ x1 है, यहाँ x2 लिख दीजिए, और 31 कैसे लिखेंगे? तो 31 ऐसे लिखिए, 23, 31 और इसके बाद में 12 कैसे लिखेंगे? 12 लिख दिए भाई, ये लीजिए 12 हो गया, 1 2 12 हो गया, तो 23, 31, 12 ये हमारा कोड होता है, और ये क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, और ये क्षेत्रफल कितना आएगा? तो ये आएगा भाई 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये संरेख है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं, तो यानी अगर इन तीनों बिंदुओं को क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र पर रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। अब देखिए 0 की जगह पर 0 हो गया, बराबर, अच्छा 1/2 को इधर भेज दीजिए, तो 0/1/2, 1/2, देखिए इस 1/2 को अगर बराबर के इधर भेजें तो इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 0 पूरा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? अब देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो आपको सारा मान पता है, रखिए x1 का मान क्या है? 1 है, कोष्टक y2 का मान क्या है? -2, फिर माइनस, और y3 का मान क्या है? 16, प्लस x2 का मान क्या है? ये y3 का मान क्या है? तो y3 का मान 16, माइनस y1 का मान क्या है? तो 4 है, प्लस x3 का मान क्या है? तो -3 है, -3 है, और y1 का मान क्या है? तो y1 4 है, माइनस y2 का मान क्या है? तो -2 है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए 1 है और -16 -2 तो -18 हो गया। देखिए y2 का मान -2 था और y3 का मान 16 था, तो -1 फार्मूले से आया, तो -16 -2 -18 एक क्यों? -18 हो गया। और इधर भाई 0/1/2 तो 0 ही है, और प्लस देखिए 16 में से 4 गए 12 ये हो गया, और देखिए 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 2 6 6 6 3 18, तो -18 ये भी हो गया इस तरह से। अब -18 -36 हो जाएगा, तो -36 इधर जाएगा तो +36 हो जाएगा, और बराबर 12 ये। अब 12 को इधर भेजेंगे तो 36/12 बराबर ये हो जाएगा, और इस तरह से ये का मान हमारा आ गया 3, क्योंकि 12 3 36 होता है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था भाई 3 बिंदु है, तीनों संरेख हैं, तो बताइए ये का मान क्या होगा? तो भाई अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, यानी इन तीनों बिंदुओं से अगर त्रिभुज बने तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर मैंने त्रिभुज के फार्मूले पर रख दिया, और त्रिभुज के फार्मूले में रखने के बाद मैंने दिखा दिया कि भाई त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। और इस तरह से 1/2 को इधर भेजे तो बटे में आ गया, और सारा मान रख कर फिर मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया आपका कि ये बराबर 3। तो इस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को भी। देखिए यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद गा ऑप्शन देखिए, गा सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा और 1 बटे sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हल करते करते राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये मैंने क्या लिया है? लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं आप सबके लिए। देखिए, और फिर प्लस क्या है? प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर हो जाएगा, अच्छा सॉरी बराबर नहीं, लेफ्ट हैंड साइड केवल लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखिए अगर इस पूरे का एलसीएम ले लें, इस तरह से एलसीएम लें, तो एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो एलसीएम आएगा cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, गुणा कर देंगे तो 1 + sin थीटा का 1 + sin थीटा में तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इससे इसमें भाग देंगे sin थीटा कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसके बाद जब इस क्वेश्चन को खोलेंगे, मतलब इस कोष्टक को खोलेंगे, तो एक ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर खुलेगा, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ये का मान तो 1 है और sin थीटा हो गया।
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में जो है उसी को रहने दीजिए, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसी को रहने दीजिए। अब देखिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो गया और 1 का 1 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 और 1 पहले से है तो 2 हो गया, और प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यहाँ से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 निकलेगा तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और बटे में क्या है कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया तो 2 बटा कॉस थीटा बचा, और 2 बटे कॉस थीटा को हम 2 सेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक इसका समझिए बटा एक छुपा है, गुणे एक छुपा है, और 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा हो गया और 2 आगे ऐसे लगा तो 2 सेक थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया 2 सेक थीटा हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्न वारंवारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक का आप लोग जानते हैं कि चार्ट बनाना पड़ता है, तो मैं चार्ट आप सबके लिए बनाता हूँ। देखिए आप लोग, इसका चार्ट मैंने बना लिया आप सबके सामने, आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं मिला लेता हूँ एक बार। 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से 50 तक गया है, और 6, 9, 20, 15, 9, तो 6, 9, 20, 15, 9, तो इस तरह से हमने बना लिया चार्ट। और आप सब जानते हैं कि इसका माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक में आप सब जानते हैं कि माध्यक का फार्मूला क्या होता है, तो माध्यक बराबर होता है, ये माध्यक का फार्मूला आप सबको को पता होगा कि यल प्लस, और इसके बाद होता है n/2 माइनस सी एफ और इंटू एच, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि कभी भी माध्यक ज्ञात करना हो तो हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं, यानी सी एफ का मान निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो पहले इसी को देखकर आप यहाँ पर लिख दीजिए 6, फिर इस 6 में इस 9 को जोड़कर यहाँ लिखेंगे 15, फिर 15 में 20 जोड़ेंगे तो 15 और 20 कितना होता है, तो 35 होता है, 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। और जो ये 59 आता है इसी को हम स्मॉल एन मान लेते हैं, इसी को स्मॉल एन मानते हैं, तो स्मॉल एन बटे 2 करते हैं, और स्मॉल एन बटे 2 यानी 59 बटे 2, तो ये आ जाएगा 29, ये 29 आ जाएगा, और 29 दूना 58, 29.5 आएगा, तो 29.5 आया। अब इससे ठीक बड़ा, इससे 29.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन सा है, तो 29.5 से ठीक बड़ा है हमारा 35, और 35 अगर ठीक बड़ा है तो यही हमारा माध्यक वर्ग हो गया, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। और माध्यक वर्ग की मदद से ही हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं माध्यक वर्ग से हम लोग क्या क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले यल निकालेंगे, तो आप जानते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है यल, तो यल की जगह पर हम लोग मान रख देंगे 20, यानी यल बराबर क्या आ गया हमारा 20 आ गया। और फिर देखिए n बटा 2 का मान आप लोग निकाल लीजिए, माइनस सी एफ क्या होता है, तो सी एफ क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो जो माध्यक वर्ग आपका है उससे पहले, देखिए माध्यक वर्ग आपका ये है, इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो 15 है, तो सी एफ का मान आ गया 15। इसके बाद में यफ क्या है, तो यफ क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो ये 20 है आपका, ठीक है। और इसके बाद में आपको यच बताना है, यच माने हाइट, हाइट माने ऊंचाई, कितना कितने का अंतर है, तो 20 से 30 में कितना अंतर है, 10 का अंतर है, तो ये हो गया हमारा यच का मान। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब यल की जगह आप n बटा 2 का मान पहले से पता है, 20 सब कुछ आपको पता है, आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए आप लोग, देखिए यल की जगह पर कितना लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे 20 प्लस कोष्टक में n/2 की जगह पर क्या लिखेंगे 59/2, 59/2 माइनस सी एफ की जगह पर कितना लिखेंगे 20, और अच्छा 59/2 की जगह पर 29.5 भी लिख सकते हैं, बटे एफ का मान क्या होगा, तो एफ का मान 20 हो गया, और गुणे एच का मान क्या है, तो एच का मान 10 है। अब देखिए 10 दूना 20 हो गया। अब देखिए बराबर लगाइए 20 प्लस, अब देखिए 59/2 माने 29.5, और 29.5 में से 20 घटेगा तो 9.5 बचेगा, और बटे में 2 बचा। अब देखिए 20 दूना 40, 40 प्लस 9.5 बटे में 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका ऑप्शन आंसर आ गया इस तरह से। तो 40 और 9 49.5 बटे 2, तो यही हमारा आंसर हो गया।
तो इस तरह से हमने माध्यक इसका निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पर हमने माध्यक निकाल लिया। संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो इसका गुणनखंड करके एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। चलिए अंगा वाला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या दिया है 92, एक तो दिया है 92 और एक दिया है 510। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड अगर इसका लिखे, देखिए 92 को अगर 2 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 46, 46 दूना 92, और फिर 46 को 2 से काटेंगे तो 23 दूना 46, तो 23 आ गया। फिर 510 को अगर हम लोग काटेंगे तो पहले हम लोग काटेंगे इसको 2 से काटेंगे तो 255 हो जाएगा। अब 255 को अगर फिर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 85 हो जाएगा, 85 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, और फिर 17 से काट देंगे फिर खत्म हो जाएगा। अब चलिए इसका आपको ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन है उसकी जगह पर केवल एक संख्या लिखते हैं, और फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो जो कॉमन नहीं है उसको लिख दिए तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 23, गुणे 3, गुणे 5, गुणे 17। तो इन सब का हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करने पर आएगा 23,460। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये आंसर सही हो गया। तो देखिए भाई इस तरह से हमने इसका एलसीएम किस तरह से निकालने वो भी हमने लगा लिया। अब इसके बाद लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको आप लोग परिमेय मान लीजिए। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब √3 एक परिमेय संख्या है भाई, तो इसका मतलब √3 किसी भिन्न के बराबर होगा। तो मान लिया कि ये बटे बी के बराबर है, और ये तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब होता है कि कभी भी एक दूसरे से कटेंगे नहीं, इनको कोई भी संख्या काट नहीं सकता, इसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। और जितने भी भिन्न दुनिया में होते हैं उन सबको सह अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया कि ये और भी कभी नहीं कटेगा, यानी सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए भाई इसके साथ कुछ गणितीय संक्रिया करते हैं। तो गणितीय संक्रिया क्या करते हैं, तो इसमें दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। तो लिखते हैं कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ का अगर वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग केवल 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, अभी जरूरत पड़ेगा इसका। अब इसके बाद 3 को इधर भेजिए तो 3 इधर आएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर बटे 3। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई कि ये स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो लिख देते हैं अर्थात ये स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है। अच्छा ये मैंने कैसे कह दिया, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए दोस्त, अगर कोई भिन्न है जैसे 12/10 है। अब सोचिए 12/10 इसमें पूरा नहीं कट रहा है। जैसे 2 से कटेगा 2 छक 12 और 2 पंचे 10 ऐसे कटेगा तो 6/5 आ जाएगा। देखिए जब कोई भिन्न पूरा नहीं कटता तो भिन्न का मान भिन्न में ही आता है। और जब कोई भिन्न जैसे देखिए 12/6, अब इसको देखिए, अब 6 से 12 पूरा कट जाएगा तो भिन्न का मान सिंगल नंबर में आ गया। देखिए 2, यानी कि बटा 1 छुपा है। समझ में आ रहा है, तो नीचे बटा 1 छुपा है। अब ऐसे देखिए अगर भिन्न का मान सिंगल नंबर में यानी बटे में 1 छुपा रहे, तो कहते हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा कटेगा। अगर नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा नहीं कटेगा इस तरह से, तो भिन्न का मान भिन्न में ही आएगा। अब सोचिए यहाँ पर भिन्न का मान एक सिंगल नंबर लिखा है, यानी बटे में 1 छुपा है। तो इसका मतलब 3 से ये स्क्वायर पूरा कट रहा है, तभी तो भिन्न का मान सिंगल नंबर में है। नहीं तो भिन्न का मान भाई अगर नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा नहीं कट रहा है तो भिन्न का मान भिन्न में ही होगा। तो इस वजह से 3 से ये स्क्वायर पूरा कट रहा है, तभी तो भिन्न का मान सिंगल नंबर है। तो ये स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, और जब ये स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, अतः ये भी, अब जब ये स्क्वायर कट रहा है तो ये भी कटेगा, तो ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या माना था मैंने कि ये
और बी किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। और यहाँ पर आ रहा है भाई कि ये जो है वो 3 से कट जाएगा। अब इस बात को, इस लाइन को अगर गणितीय भाषा में लिखें तो ये भाई 3 से कट जाएंगे। तो ये को अगर हम 3 से काटेंगे तो कोई सिंगल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी ये 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब ये को अगर 3 से काटेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी बटे में 1 छुपा रहेगा, सिंगल नंबर में हमारा मान आ जाएगा। तो इस लाइन को मैंने गणितीय भाषा में लिख दिया। अब इसको 3 को इधर भेज दिए तो ये बराबर आ गया 3c। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 आप सब जानते हैं यहाँ पर बना है 3b² बराबर, अब ये की जगह पर 3c लिख दीजिए, 3c का होल स्क्वायर। अब देखिए 3b² बराबर 9c²। अब 9 को इधर भेजिए तो 3b² बटे 9 बराबर c²। अब देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो हो गया b² बटे में 3 बराबर आ गया c²। अब देखिए b² बटे 3, एक बटे का मान सिंगल नंबर में है, यानी बटे 1 छुपा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से b² भी पूरा पूरा कट रहा है, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, अर्थात b² 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। और जब b² पूर्णतः विभाजित होता है तो b भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब सोचिए आप लोग, यहाँ पर आपने माना है कि ये तथा b सहभाज्य संख्या यानी किसी से नहीं कटेगा, और यहाँ पर आ रहा है कि भाई ये भी 3 से कट रहा है और b भी 3 से कट रहा है, तो यानी विरोधाभास प्रतीत होता है। तो लिख देंगे आप लोग, यहाँ पर नीचे मोटी सी भाषा लिखी जाएगी, और क्या लिखेंगे कि ऊपर हमने माना है कि ये तथा b सहभाज्य संख्या हैं, जबकि गणितीय संक्रिया करने पर हमें प्राप्त हुआ कि ये तथा b दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से लिख देंगे नीचे, और यही हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए आगे समझते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। देखिए इसके लिए चार्ट बनाना पड़ेगा हमें, 0 से 10, 10 से 20 यानी 50 तक का। तो देखिए यहाँ पर चार्ट मैंने बना लिया, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से 50 तक का। और फिर लिखा है हमारा कि 6, 11, 21, 23, 14, तो 6, 11, 21, 23, 14, इस तरह से मैंने बना लिया चार्ट। और अब आप सबको इसमें क्या ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का फार्मूला आप लोग लिख दीजिए। अब बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो आप सब जानते होंगे, बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर यल प्लस, और यहाँ पर होता है 10, इस तरह से 10 लिखेंगे, और बटे 102 होता है, तो 102, 102, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। देखिए 10 बटा 102 और गुणे यच होता है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। सबसे पहले आप सबको बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि इसमें बारंबारता में देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही लाइन हमारा बहुलक वर्ग होता है। ये हमारा बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग। तो इस तरह से भाई क्या करना है, हमें सिंपल सा करना है, देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो नंबर है वही हमारा बहुलक वर्ग है। अब यल क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी यल का मान दिया है 30। देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। फिर F1 क्या है, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो 23 हो गया। फिर F0 क्या है भाई, तो F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो 21 हो गया। फिर F2 क्या होता है, तो F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, और गुणे यच का मान, तो कितना कितने का अंतर है, तो 10 10 का अंतर है, तो 10 हो गया, यानी यच का मान, सॉरी यच बराबर रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से इस मान को आप लोग रख दीजिए इसमें। तो चलिए रखते हैं हम लोग बहुलक ज्ञात करने के लिए। यल का मान रखिए 30 प्लस F1 का मान कितना है, तो 23 माइनस F0 का मान कितना है, 21 बटे 2 गुणे F1 का मान, F1 का मान जितना यहाँ लिखे थे उतना यहाँ लिख दो, तो 23 यहाँ लिखे थे 23 यहाँ भी लिख दो, माइनस F0 का मान क्या है 21 माइनस F2 का मान क्या है 14, और गुणे में क्या है 10 यच। अब देखिए भाई 30 हो गया, और इसको घटा देंगे तो 2 आएगा, और बटे में 23 दूना 46, 46 माइनस, अब देखिए 21 और 14, तो 21 और 14 35 होता है, तो 35 हो गया, और गुणे में 10 हो गया। तो इस तरह से फिर लिखेंगे 30 प्लस 2 बटा, अब 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 आएगा, गुणे 10, तो हो गया 30 प्लस
अब 10 दूना 20/11। अब इसको हल कर लेंगे तो 11 तियाँ 33, 330 प्लस 20/11। तो इस तरह से आ गया 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 जोड़ देंगे तो 30 20 50 यानी 350/11। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने लगा लिया। और अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि एक वृत्त है, मान लेते हैं एक वृत्त यहाँ पर बना दिया मैंने, एक वृत्त है और इस वृत्त पर एक बिंदु P से, यहाँ पर एक बिंदु P है अलग से, और इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। इस तरह से एक स्पर्श रेखा हो गया, इस तरह से दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, और यहाँ पर एक बिंदु वो है और इस बिंदु को मान लेते हैं ये और इसको मान लेते हैं बी। अब जानते हैं आप लोग कि अगर दो स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाओं से अगर हम लोग ऐसे त्रिज्या बनाएंगे तो त्रिज्या बनाने पर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। ऐसे इस स्पर्श रेखा को अगर केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं तो इस तरह से हमें दो त्रिभुज मिल जाते हैं। तो त्रिभुज वो पी ये तथा वो पी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम लोग देखें तो भाई देखिए एक कोण बराबर है। देखिए ये ओ ए बराबर होगा ओ बी के। तो इस त्रिभुज का एक भुजा बराबर है इस त्रिभुज के इस वाली भुजा के, तो बराबर हो गया। अब इसके बाद देखिए ये भुजाएं तो कॉमन है, ये भुजा तो कॉमन है, यानी कि ओ पी बराबर है ओ पी के। और फिर एक कोण ये वाला, यानी कि वो ये पी, कोण ओ ये पी ये बराबर होगा वो बी पी के, कोण ओ बी पी के। तो भाई जब दो भुजाएं इसकी ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर है, सॉरी इस वाली भुजा के बराबर है, तो फिर क्या होगा। अच्छा देखिए ओपी बराबर ओपी मैंने क्यों किया, ओपी अपने बराबर तो होगा ही और इस त्रिभुज का भी अंग है और इस त्रिभुज का भी अंग है, तो इसलिए ओपी ओपी बराबर होगा, उभयनिष्ठ हो गया कॉमन। तो आप सब समझ गए कि त्रिभुज ओ पी ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ पी बी के, यानी भाई ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गया, यानी इसके सभी अंग आपस में बराबर हो गए। तो जब सारे अंग बराबर हैं तो यानी ए पी बराबर होगा बी पी के, तो इसलिए ए पी बराबर होगा बी पी के। और ए पी बी पी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और हमें सिद्ध करना था कि एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए बराबर सिद्ध हो गया, तो इति सिद्धम। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया। देखिए क्वेश्चन क्या था आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो मैंने सिद्ध कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CV इंटू CD। तो चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। देखिए जब त्रिभुज का नाम ना दिया रहे कि कौन सा त्रिभुज है तो आप सब हमेशा बनाएंगे तो विषमबाहु त्रिभुज। देखिए तो ये खा वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज है। देखिए विषमबाहु कह नहीं रहा है, पर जब भी आपको त्रिभुज का नाम ना दे तो आप उसे विषमबाहु त्रिभुज ही मानेंगे। और इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया जो विषमबाहु त्रिभुज है, और ABC ये एक त्रिभुज बना दिए। अब कह रहा है कि BC भुजा पर एक बिंदु D है, BC भुजा पर एक बिंदु D है, और इस तरह से है कि ये ADC यानी ये वाला कोण ADC ये वाला कोण आपका बराबर है BAC के, यानी इस पूरे कोण के। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और कह रहा है आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के, ये सिद्ध करना है। तो देखिए CA² बराबर CB इंटू CD कैसे सिद्ध होगा। तो जब आप इस बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को अगर आप लोग समरूप सिद्ध कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे उपपत्ति, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उपपत्ति या प्रूफ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रूफ में, और प्रूफ में क्या लिखेंगे, त्रिभुज CDA
सी डी ए आपका कहाँ से है, सी डी ये वाला सी डी ए तथा सी ए बी में, सी ए बी में, सी ए बी कहाँ है, तो सी ए बी ये वाला है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखेंगे तो कोण ए डी सी, देखिए सी डी ए का इस त्रिभुज का कोण ए डी सी यानी ये वाला कोण, ये बराबर है बड़े वाले त्रिभुज के बी ए सी के, बी ए सी कोण के, बी ए सी इस वाले कोण के। और फिर कोण ए सी डी ये वाला कोण, इस कोण की बात कर रहा हूँ, ये सी डी ये छोटे कोण का हो गया, छोटे त्रिभुज का हो गया, बराबर है ये सी बी के यानी बड़े वाले त्रिभुज के, कोण ए सी बी के। अब देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, ये कॉमन है भाई, कॉमन है, कॉमन कोण है, कॉमन कोण माने दोनों त्रिभुज, अगर इस छोटे वाले त्रिभुज के तब भी ये वाला कोण आ जाएगा और बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तब भी वाला कोण आ जाएगा, तो दोनों कॉमन है और दो कोण बराबर हो गया। तो ये नियम से आपका ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यानी कि त्रिभुज सी डी ए ये समरूप हो गया भाई त्रिभुज सी ए बी के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भाई सी ए जो काम कर रहा है, जो छोटे वाले त्रिभुज में सी ए काम कर रहा है, वही काम कौन कर रहा है, इसमें सी डी कर रहा है। तो सी ए बटे सी डी ये बराबर होगा सी बी बटे सी ए के। और अब तिरछा गुणा करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी ए का स्क्वायर हो गया, सी ए का स्क्वायर हो गया और बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। और यही हमें प्रूफ करके लाना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने कर लिया। और सॉरी ये गा ऑप्शन था, गा क्वेश्चन था, ये खा नहीं था, गा था। तो इस तरह से हमने कर लिया। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। गा वाला हो गया। अब लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें समीकरण बनाना पड़ेगा और चलिए हम लोग बनाकर सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है और जो चीज़ आपको ज्ञात करना है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो माना दो अंकों की संख्या बराबर दो अंकों की संख्या आपका क्या है, एक्स वाई है। अब कह रहा है कि माना दो अंकों की संख्या और कह रहा है अंकों का योग 9 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार कह रहा है कि अगर इन दो अंकों की जो संख्या है ना, अगर इसके अंकों का योग करेंगे तो आपका 9 प्राप्त होगा। तो अंकों का योग 9 है, तो ये हमारा समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इसको पलटने से बनी संख्या का, अब पलट दें, अगर इसको पलट देंगे तो पलटने से कौन सी संख्या बन जाएगी, तो एक्स वाई है, वाई एक्स बन जाएगी भाई, इस तरह से बन जाएगी। तो सोचिए कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या है ना, ये समीकरण 1 तो बन गया। अब दूसरी बात कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है इसका 9 गुना, इसका 9 गुना ये किसके बराबर है, तो संख्या को पलटने से बनी संख्या का, ये जो पलटने से बन गई है संख्या, इस संख्या के 2 गुने के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को अगर जोड़ देंगे तो 9 आएगा, और अगर अंकों को पलट देंगे तो पलटने से जो संख्या बनी है उस संख्या का 2 गुना और इस जो मूल संख्या है उसके 9 गुने के बराबर है। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, लिखा है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो मूल संख्या उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे 43 का एक्सपेंड करने के लिए पूछा है, छोटे क्लास में किए होंगे, तो इसको लिख सकते हैं 40 + 3, इसको लिख सकते हैं ऐसे। 243 को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 200 + 40 + 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10x + y। देखिए जो 4 है इसमें 10 का गुणा करवाए हैं और जो 3 है उसमें 1 का गुणा करवाए हैं। तो ऐसे ही एक्स वाई में क्या करेंगे, एक्स में 10 का गुणा करवाए, वाई में 1 का गुणा करवाए, तो 1 का गुणा करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स वाई को हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे 43 को हम 40 + 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए 43 को कैसे लिखे, आगे वाले संख्या में 10 का गुणा करवाइए और पीछे वाले में 1 का, तो ऐसे ही आगे वाले संख्या में 10 का, पीछे वाले में 1 का, तो ऐसे हो गया। और गुणे में क्या है, वाई है, अरे सॉरी 9 है। और यहाँ पर देखिएगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 10y + x
और गुणे में क्या है 2 है। तो देखिए आगे वाले में 10 का गुणा करवाएंगे, पीछे वाले में 1 का, तो कर दिए हम लोग। और फिर 9 का गुणा करें तो 9 2 हम 90x प्लस 9y, और इधर क्या हो जाएगा तो 2 का गुणा करवाएंगे हम 20y प्लस 2x। अब इस पूरे मटेरियल को इधर भेज दीजिए, तो 90x प्लस 9y और 20y इधर आएगा तो माइनस 20y हो जाएगा, और 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और बराबर क्या बचा 0। अब देखिए 90x में से 2x घटेगा तो 88x बचा, 88x, और 20y में से 9y घटेगा तो 20y में से 9y घटेगा तो 11y बचेगा, बराबर 0 बचा। अब देखिए 11 कॉमन लेंगे, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब 11 को इधर भेज देंगे, तो 11 को इधर भेजेंगे तो 0 बटा 11 हो जाएगा। देखिए 11 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और इधर बचेगा 8x माइनस वाई, तो 8x माइनस वाई का मान आ गया 0, क्योंकि 0 बटा 11 का मान 0। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। अब समीकरण 1 आपका क्या है तो x प्लस वाई बराबर 9 है, और समीकरण 2 क्या है तो 8x माइनस वाई बराबर 0 है। अब इसको जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 8x 9x हो गया बराबर 9, तो x का मान आ गया हमारा 1। देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 1 आएगा, तो x का मान आ गया। अब देखिए समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। अब x का मान 1 आया तो x प्लस वाई बराबर 9, तो इस तरह से y बराबर आ गया 8। अब 1 आया और 8 आया, तो संख्या क्या माना था हमने, संख्या माना था x y, तो अतः संख्या x y मैंने माना था। अब x की यहाँ पे x का मान 1 और y की जब y का मान 8, तो 18 हमारा वह संख्या हो गया। अब देखिए दोनों संख्या जोड़ने पर कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है 9, तो दोनों संख्या जोड़ने पर 9 भी आ रहा है, और रख लीजिए मान, तो आ गया हमारा। तो इस तरह से संख्या हमने निकाल लिया। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए घात का लग गया हमारा, चक अंगा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को हल कीजिए। तो इसको आप लोग श्रीधराचार्य से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करके दिखाते हैं आप सबको। अंगा नंबर क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कह रहा है। केवल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को हल कीजिए। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग, तो देखिए ये बराबर, ये का मान 2 है, ये का मान 2 है, b का मान क्या है -5 है, और c का मान क्या है 3 है। तो द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, चाहे वैसे हल कीजिए, तो इसको मैच कर लीजिए, 2 3 6 6 6, इसको द्विघाती सूत्र से आप लोग लगा दीजिए। तो द्विघाती सूत्र से लगाएंगे तो द्विघाती सूत्र आप सब जानते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये हमारा द्विघाती सूत्र है। रख देंगे मान, तो हो जाएगा माइनस, और b की जगह -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4 गुणे ए का मान 2 है और c का मान 3 है, और बटे 2 इंटू ये का मान 2 दिया है। तो इस तरह से रख दिया मान। अब देखिए +5 हो गया। देखिए भाई आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए माइनस की जगह पर -1 माइनस फार्मूले से आया, और जब b का मान रखेंगे -5 तो 2 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस फार्मूले से और 1 माइनस b का मान -5, तो माइनस माइनस +5 हो गया। प्लस माइनस b की जगह पर -5 रखेंगे, स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा, और फिर सारा का सारा मान वैसे रखा है। तो प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, बटे में 2 दूना 4 आ गया। अब देखिए +5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 में से 24 के 1, और बटे में 4 हो गया। और आप सब जानते हैं कि भाई 1 कभी भी अंडर रूट में नहीं फंसता, तो +5, अच्छा प्लस लगाए चाहे ना लगाए, तो +5 प्लस माइनस अंडर रूट में से 1 बाहर आ जाएगा खट से, और फिर 4 आ गया। अब देखिए एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो मान लीजिए एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस मान लीजिए यहाँ पर जब, तो हो जाएगा 5 + 1 बटा 4, तो हो जाएगा 6/4, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3/2। तो ये पहला आंसर आ गया। और फिर निगेटिव चिन्ह लेने पर, अगर यहाँ पर प्लस माइनस की जगह पर यहाँ केवल माइनस मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 - 1/4, तो 4/4 बराबर आ गया 1। तो 2 आंसर हमारा आ गया।
इस तरह से। तो देखिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि यदि एक बगीचे के परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो चलिए भाई देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचा है भाई, बगीचा है, इस तरह से एक बगीचा है और कह रहा है इस बगीचे का परिमाप 120 मीटर है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, y है या यक्स से मान लेते हैं, यक्स है। कह रहा है इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, तो इसको 2x मान लीजिए। कह रहा है भाई इसकी चौड़ाई जितना मानिए इसकी लंबाई उसका दुगना मानिए। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। देखिए क्वेश्चन में दिया है नीचे, कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, तो मैंने चौड़ाई जितना माना उसका 2 गुना लंबाई मान लिया। अब कह रहा है इसका परिमाप, तो परिमाप सोचिए कितना होगा। तो परिमाप क्या होता है, तो देखिए यक्स ये है तो यक्स ये भी होगा, 2x ये है तो 2x ये भी होगा। तो सोचिए परिमाप कितना होगा। तो परिमाप दिया है, परिमाप आपको दिया है, परिमाप दिया है 120 मीटर, 120 मीटर। अब सोचिए परिमाप इसका 2 2 4 1 5 6, 6x इसका परिमाप हो गया। देखिए सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप 6x बराबर 120, यानी यक्स का मान दिया है भाई 6 से इधर भेज दीजिए तो 120 बटा 6 यानी 20 छक्का 120, तो 20 आ गया। तो यक्स का मान 20 आ गया, यानी हमें इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई पता चल गई 40। तो लंबाई चौड़ाई हमें भाई पता चल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अच्छा लंबाई चौड़ाई हमें निकालना था, तो यक्स का मान 20 आ गया और ये चौड़ाई हमारा 40 आ गया, तो 20 40 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें पता चल गया। देखिए कह रहा था कि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है, इसका क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल से हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो दिया है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो जितनी चौड़ाई मानी है उसकी लंबाई उसका दुगना मान लीजिए। और मानकर फिर मैंने परिमाप का सूत्र लगा दिया, 20 आ गया तो चौड़ाई का मान हो गया, और चौड़ाई का दुगना लंबाई है तो 40 आ गया। तो इस तरह से 20 40 हमारा आंसर सही हो गया। अब देखिए लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तीसरा और चौथा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 3/2x माइनस 3/2y बराबर -2। तो इसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस 2 को मैनिपुलेट करके कैसे करेंगे, आप लोग 2 2 का लासा लेंगे और फिर इधर उधर कर देंगे लासा लेकर, और फिर इसको विलोपन विधि से आप लोग प्रतिस्थापन दूसरे और तीसरे पद इतना और इतना है, तो इसको भी आप सब लगा सकते हैं और आप सब जानते हैं। और चौथा क्वेश्चन तो 3 और 4 ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से लगा लीजिएगा।